Okay, guys, so in the continuation of the previous lecture that we have covered till section 88 तक हमने कर लिया था. Now we'll be talking about the section 89 onwards, that is a special proceedings, और जिसमें हम section 89 के आगे MCQs करेंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं without wasting time. Let us start with section 89. जो स्पेशल प्रोसीडिंग है उसमें सेक्शन 89 to 93 है. बहुत ही सिंपल प्रोविजंस हैं. ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे 89. सेक्शन 89 जो सीपीसी का है डील्स विद द विच वन ऑफ द फॉलोइंग. अब ये किससे डील करता है? इज इट डीलिंग विद द अपॉइंटमेंट ऑफ द रिसीवर? सेक्शन 89 है क्या, किस चीज से इसको बात की गई है, एक बार कवर कर लेते हैं बेसिक चीजें, देन विल प्रोसीड फर्दर. देखो सेक्शन 89 के अगर आप डायरेक्ट रीडिंग करेंगे तो उसमें लिखा है सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट आउटसाइड द कोर्ट. सेटलमेंट ऑफ द इशू आउटसाइड द कोर्ट. सेटलमेंट ऑफ इशू आउटसाइड द कोर्ट. कोर्ट से बाहर बाहर आप चीजों को सेटल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. अब इसमें जो पर्टिकुलरली 4 चीजें बताई गई हैं, ठीक है, उस तरीके से आप सेटलमेंट कर सकते हैं सेक्शन 89 में. सेक्शन 89 में कौन कौन सी 4 चीजें हैं? जैसे आर्बिट्रेशन. ठीक है, आर्बिट्रेशन की बात करें तो इस पे ऑलरेडी हमारे पास एक्ट है, आर्बिट्रेशन कंसोलिडेशन एक्ट 1996. ओके, देन वी हैव अ कंसोलिडेशन, इसी में ही है वैसे, आर्बिट्रेशन में ही. आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन दोनों इसी में कवर किया जाता है. देन वी हैव अ आर्बिट्रेशन हो गया, सेकंड कंसोलिडेशन हो गया. देन वी हैव अ जुडिशियल सेटलमेंट. जुडिशियल सेटलमेंट थ्रू व्हाट? लोक अदालत. लोक अदालत लगती है टाइमली. एंड द लास्ट वन इज मीडिएशन. ठीक है, दिस आर दी वे जब आप अपने मैटर को आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट कर सकते हैं. सेक्शन 89. अब देखते हैं इसमें से क्या है. डील्स विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग? अपॉइंटमेंट ऑफ द रिसीवर नहीं. अपॉइंटमेंट ऑफ द रिसीवर आप लोगों को पता है कौन सा ऑर्डर नंबर है? 40. दैट इज ऑर्डर नंबर 40. इंटरप्लेटर सूट ऑर्डर नंबर 35. सेटलमेंट ऑफ अ डिस्प्यूट आउटसाइड द कोर्ट ये करता है. ठीक है, कैंसलेशन ऑफ डिक्री की बात नहीं कर रहा, तो सी इसका आंसर हो गया. बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना, यहाँ पर आपका एमसीक्यू में से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है. अच्छा, आपको पता ही होगा कि जनरली कोर्ट क्या करती है, अभी आजकल कुछ ऐसे लॉज भी बन रहे हैं, जैसे कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट आया है 2015 का कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट. तो उसमें अगर कोई कमर्शियल डिस्प्यूट है, दैट मींस ऑब्वियसली कमर्शियल डिस्प्यूट वुड बी ऑफ द सिविल नेचर. तो वो जो डिस्प्यूट होगा उसमें तो कहीं ना कहीं प्री इंस्टीट्यूशन की बात है, मतलब सिविल सूट फाइल करने से पहले भी आपको सेटलमेंट के लिए जाना पड़ता है. ठीक है, तो आजकल ये ऑब्जेक्ट को रखा जा रहा है, यानी कोर्ट के बाहर आप पहले सेटलमेंट कर लीजिए, वहां नहीं होगा देन ओनली कम टू अस. वो मैंडेटरी प्रोविजन बना रखा है. नए एक्ट जो आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं इंक्लाइनेशन है, और ताकि मैटर देयर मस्ट बी एंड ऑफ लिटिगेशन. अच्छा, इसको अगर मैं एविडेंस एक्ट से रिलेट करूं, इस सेक्शन को अगर मैं एविडेंस एक्ट से रिलेट करूं, तो कोई ऐसा सेक्शन है जहां पे ये बात की गई है, इफ द पार्टीज आर वांटेड टू सेटल एमिकेबली डिस्प्यूट, अगर पार्टी एमिकेबली डिस्प्यूट को सेटल करना चाहती है तो उस दौरान जो उन्होंने अपने स्टेटमेंट या कमेंट्स, स्टेटमेंट या एडमिशन जो किए होंगे, दैट इज नॉट अ कंसीडर एज एडमिशन फ्रॉम देयर पार्ट. विच सेक्शन? 23. जी 23. कम्युनिकेशन मेड, कम्युनिकेशन विदाउट प्रेजुडिस. ठीक है, यामनी? हाँ जी, Yes, sir. याद रखिएगा ये चीजें हैं. डायरेक्ट आता है क्वेश्चन, डीजीएस का क्वेश्चन था ये, कम्युनिकेशन मेड विद कम्युनिकेशन विदाउट प्रेजुडिस, सेक्शन 23. आगे चलते हैं. Now, provision for the settlement of dispute outside the court has been provided under which section? That is a very simple 89. Now, section 89 of the CPC was inserted on. कब इसमें इंसर्ट? देखो था तो ये पहले से ही, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस लाए गए थे. इसमें क्या था? रिलेटिंग टू आर्बिट्रेशन था पहले बस. ठीक है, तो पहले इसका लिमिटेड स्कोप था, इसको वाइडर कर दिया गया इन द ईयर ऑफ 1940. अब ये 1940 इसलिए है, सॉरी 1990 में हुआ था, और पहले ही हमारे पास ये वाला जो एक्ट था ना 1940 का आर्बिट्रेशन, अब ये रिप्लेस तो हो गया, आप लोगों को पता ही होगा. ठीक है, पहले 1940 का एक्ट था, अब हमारे पास 1996 का एक्ट है, तो उस वजह से इसको 1990 में बदलाव करना पड़ा. Now the court under 89 under section 89 of the CPC can refer the dispute for
मीडिएशन बिल्कुल लिखा है, आर्बिट्रेशन कंसाइलेशन भी लिखा है, कंसाइलेशन मीडिएशन, तो ऑल ऑफ द अबव है, ठीक है। Which one of the following modes of settlement of the dispute outside the court has not been provided under it is 9 में कौन सा नहीं है? देखो नेगोशिएशन नहीं है, हमें हम बेरेट की लैंग्वेज भी समझनी है, आर्बिट्रेशन है, कंसाइलेशन है, मीडिएशन है, लोक अदालत है, ठीक है, लेकिन नेगोशिएशन नहीं है। 89 of the CPC deals with the court shall attempt settlement of the dispute। अब कोर्ट सेटलमेंट करवाने की कोशिश करेगी, कौन कौन से मामले में? सारे केसेस में होता है क्या? इन केसेस में बोथ द पार्टी स्पेशली प्लेडेड फॉर द सेटलमेंट, दोनों पार्टी जब कह रही है तब तो कराने की कोशिश करेगी ही। इन केस वेयर एटलीस्ट वन ऑफ द पार्टीज प्लेड फॉर द सेटलमेंट, अगर एक कर रही है तो भी कर सकती है। इन केस वेयर द कोर्ट इज सेटिस्फाइड, सबसे पहले यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि कोर्ट को सेटिस्फैक्शन होना चाहिए दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी, कोर्ट को ऐसा लगता है कि हाँ देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अराइविंग एट द सेटलमेंट दैट मे बी एक्सेप्टेबल टू बोथ द पार्टीज। अच्छा, आप मुझे बता सकते हैं सेक्शन 89 पे कौन सा लीडिंग केस रहा है? हाँ जी यामिनी, विच वन इज द लीडिंग केस ऑन सेक्शन 89 सेटलमेंट को लेके? Don't या know, अर्चना आप sir. बताइए। हाँ जी, Don't know, sir. चलो कई सारे हैं, अब मैं इसको केस लॉस तो हम डिस्कस अभी कर नहीं रहे हैं, लेकिन कई सारे केस लॉस हैं। आगे चलते हैं। वेयर इट इज अपीयर टू द कोर्ट दैट देयर एग्जिस्ट एलिमेंट ऑफ द सेटलमेंट ऑफ द कोर्ट शैल डिसाइड द मैटर इटसेल्फ। वेयर इट इज अपीयर, जब कोर्ट को लगता है दैट देयर एग्जिस्ट एलिमेंट ऑफ द सेटलमेंट ऑफ द कोर्ट, सेटलमेंट द कोर्ट शैल क्या करेगी? डिसाइड द मैटर इटसेल्फ करेगी, खुद नहीं करती है। आर्बिट्रेशन, कंसाइलेशन, मीडिएशन, आप कोर्ट गए होंगे तो आपने मीडिएशन सेंटर देखे होंगे, ठीक है, तो आंसर इज बी, कोर्ट वहां भेजती है, खुद नहीं करती। अच्छा, लोक अदालत जो होती है उसमें लोक अदालत जो प्रिसाइडिंग जज होते हैं, क्या वो सेम कोर्ट के होते हैं जहां मैटर पेंडिंग होता है? हाँ जी, लोक अदालत में जो हमारा मैटर सेटलमेंट के लिए रेफर किया जाता है, क्या वो वही कोर्ट होती है जहां में मेरा मैटर पेंडिंग है, या कोई और कोर्ट होती है? कोई और ही होनी चाहिए, क्योंकि अगर वही होगी तो फिर तो जज वही होंगे, उन्हें पता होगा डिस्प्यूट के बारे में। तो डिस्प्यूट का पता होना ये थोड़ी ना है कि वो सेटलमेंट नहीं हो पाएगा, जैसा आपको तो Sir, पता ही है। हाँ जी, sir सेम भी हो सकती है और कोई और कोड भी हो कोई भी सकती है। सेम भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, और वो अल्टीमेटली पेंडिंग केसेस में ही होती है, फ्रेश सूट लोक अदालत में नहीं जाता, ठीक है, ये ध्यान रखना। पेंडिंग मैटर में ही जहाँ सेटलमेंट पॉसिबल है वहां पर ही कोर्ट को जहाँ लगता है इसमें एमिकेबली सॉर्ट आउट हो सकता है तो लोक अदालत फिर लगती है, तो उस मैटर को वहाँ रेफर कर दिया जाता है। और अगर ये मैटर लोक अदालत में एमिकेबली सॉल्व नहीं होता तो फिर वापस उसी सिरे से चलेगा जहां से उसको फॉरवर्ड किया गया था, ठीक है। नाउ द प्रोविजन रिगार्डिंग द फ्रेंडली सूट, फ्रेंडली सूट की बात करें तो डायरेक्ट तो कहीं लिखा नहीं है, लेकिन सेक्शन 90 में लिखा है इनडायरेक्ट फॉर्म में, एक बार पढ़ लेते हैं क्या कहता है। पावर टू स्टेट केस फॉर द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट, कोई भी पार्टी इसमें क्या करती है, कोर्ट के पास अपने मैटर को ओपिनियन के लिए भेज सकते हैं कि हमें इसमें क्या करना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं है, बस याद रखना है, ऐसी भी कोई बात है। सेक्शन 90 ऑर्डर नंबर 36, where any party agree in writing to state a case for the opinion of the court, then the court shall try and determine the same in the matter prescribed। तो कोर्टों को लगता है कि भाई कोर्ट के ओपिनियन, पार्टीज को लगता है कि कोर्ट के ओपिनियन ले लेनी चाहिए, तो कोर्ट इसमें पार्टीज रेफर करवा सकती है अपने मैटर को फॉर द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट। सेक्शन 90 ऑर्डर नंबर 36, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस माइंड में रखना। Now, suit for declaration and injunction in respect of the public nuisance, अगर बात आती है पब्लिक न्यूसेंस की, सेक्शन 91 की बात करी है, पब्लिक चैरिटी की बात करी है तो 92 आ जाता है। लेकिन ये पब्लिक न्यूसेंस का मामला कैसे इनिशिएट होता है? एटलीस्ट पब्लिक न्यूसेंस वर्ड से पता लग रहा है कम से कम 2 लोग तो हो, एटलीस्ट 2, इंडिविजुअल पब्लिक थोड़ी ना होता है, एटलीस्ट 2 लोग होने चाहिए कम से कम। तो सेक्शन 91 इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा आता रहा है इस पे क्वेश्चन, ठीक है, तो इग्नोर मत करना, एटलीस्ट इसको एक बार रीडिंग कर लेना। तो ये क्या कहता है, 91 कैन बी इंस्टीट्यूटेड बाय एन इंडिविजुअल विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट, इंडिविजुअल तो करने करेगा नहीं, एन इंडिविजुअल विद द लीव ऑफ द कोर्ट, इंडिविजुअल वर्ड तो आ गया तो पब्लिक कहां से बन जाएगी? तो 2 और मोर पर्सन विद द लीव ऑफ द कोर्ट, 2 और मोर पर्सन, अच्छा यहाँ विदाउट लिखा है, ठीक है, विद द लीव ऑफ द कोर्ट होता है, ठीक है, ध्यान रखना डी।
इसमें या तो एडवोकेट जनरल होता है, या तो वो कर दे। एडवोकेट जनरल तो आप लोगों को पता ही होगा, एडवोकेट जनरल कहाँ दे रखा है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं है? इज देयर एनी आर्टिकल? 76। 76 अटॉर्नी जनरल की बात कर रहे हैं क्या हम? नहीं सर, तो सर 168। 168 नो 168 सर, और 165? 165। 76 और 165 एक है। एक बात करता है अटॉर्नी जनरल की, एडवोकेट जनरल आप लोगों को पता ही होगा, हर स्टेट में एडवोकेट जनरल भी होते हैं, ठीक है। 165 है। आर्टिकल भूल गए हो? कॉन्स्टिट्यूशन आएगा 12 से 13 नंबर का हरियाणा में, ये हमने हाँ रिवीजन जी मारो सर। उसका क्विकली। यस सर। कैन फाइल अ सूट अंडर सेक्शन 91 में कौन फाइल कर सकता है सीपीसी में फॉर द पब्लिक न्यूसेंस? एडवोकेट जनरल अभी बात करिए, सिंपल सी बात है, ये नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, अगर इसमें और करके लिखा होता, यानी बी ऑप्शन में 2 और मोर पर्सन विद द लीव ऑफ द कोर्ट होता, तो वो भी कर सकते थे। तो याद रखना, ध्यान से आंसर लगाने हैं। Now, in case of the public nuisance, a suit under section 91 of the CPC for the declaration injunction may be initiated by whom? Agree person? नहीं. A person who special damage, a person to whom special damage has been caused. जरूरी होता है क्या स्पेशल डैमेज हो या ना हो? ये जरूरी नहीं होता, ठीक है, ठीक है, ये जरूरी नहीं होता स्पेशल डैमेज। बट आपको कोर्ट की परमिशन है, चाहे आपको स्पेशल डैमेज हो या ना हो, इट्स इररिलेवेंट। तो ये आंसर होगा विद द लीव ऑफ द कोर्ट ऑफ 2 और मोर पर्सन इवन दो नो स्पेशल डैमेज हैज बीन कॉज्ड टू सच पर्सन। बहुत बारीकी से क्वेश्चन पूछा गया है, तो ध्यान रखना, जरूरी नहीं है। अगर 2 लोग हैं, कोर्ट ने परमिशन दे दी है, तो इवन द मैटर कैन बी इंस्टीट्यूटेड फॉर द डिक्लेरेशन एंड इंजंक्शन, रोका जाए किसी न्यूसेंस को होने से, चाहे आपको कोई स्पेशल डैमेज हो या ना हो, ठीक है। सर हाँ जी, सर अंडर 91 तो बी के केस में नहीं किया जा सकता, लेकिन अंडर टॉट के केस में सिंगल हाँ जी, हाँ पर्सन जिसे जी। स्पेशल डैमेज हुआ हो वो फाइल कर हाँ, सकता है ना टॉर्च suit? अलग चीज है, टॉर्च अलग चीज, बिल्कुल ठीक है। टॉर्च में स्पेशल डैमेज आपको अगर शो करेंगे, देन ऑफ कोर्स यू कैन इंस्टीट्यूट अ सूट, दैट इज फॉर द कंपनसेशन। यस। कंपनसेशन के लिए ना, आप यहाँ बात कर रहे हैं, डिक्लेरेशन और इंजंक्शन दोनों बहुत बड़ी चीज है, अलग डिफरेंट है ना। इसको बोलते हैं मैटर इन इशू इज अ डिफरेंट, ठीक है। मैटर इन इशू अलग हो जाएगा। अगर सपोज करो एक इंसान वहां कोर्ट में चला गया, एक इंसान इंडिविजुअल ने, और यहाँ पर इसने कंपनसेशन मांगा था कि भैया पब्लिक न्यूसेंस हो रहा है। पब्लिक न्यूसेंस में अगर जनता नहीं उठ रही, मेरे को तो हो रहा है ना स्पेशल डैमेज, मेरे घर में दीवारें आ रही है, मेरे पड़ोसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ठीक है। अगर मैं किसी ने वहां पे वाइब्रेशन की मशीन लगा ली है, जिससे मेरा घर प्रभावित हो रहा है, मेरा पड़ोसी का भी हो रहा है, और जो काम कर रहा है उसने मशीनें लगा रखी है, तो 3 लोग हो गए हम। तो कम से कम, वैसे तो 2 लोग हम परेशान हो रहे हैं, लेकिन जो मेरा पड़ोसी है दूसरे वाला, उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन मुझे ऑब्जेक्शन है क्योंकि मेरे घर में दरारें आ रही है, दरारें उसके घर में भी आ रही है, लेकिन चुप बैठा है डर के मारे। तो मैं स्पेशल डैमेजेस मांगूंगा ना, मैं टॉर्ट्स में इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी उससे कंपनसेशन मांग सकता हूँ, ठीक है। तो एक दोनों में ना डिफरेंट कॉज ऑफ एक्शन बन जाएगा। अगर यहाँ पर देखो, यहाँ हम डिक्लेरेशन की बात करें और इंजंक्शन की, उससे काम को रोका जाए, तो एटलीस्ट 2 लोग हैं, और मैं इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी सूट लगा सकता हूँ फॉर द इंजंक्शन को रोकने के लिए। मुझे वहां शो करना पड़ेगा कि मेरे घर में दरारें आ रही है, ठीक है। ठीक है सर। और अगर इस मामले में टॉर्ट में, जैसे अगर उसने सूट डिक्लेयर्ड अगर हो मेरे फेवर में, अगर आगे कंपनसेशन दे दिया, तो ये रेस जुडिकाटा की तरह अप्लाई नहीं होगा। अगर मैं बाद में कंपनसेशन के अलावा उसको रोकने जा रहा हूँ दोबारा से, क्योंकि एक में तो मैंने कंपनसेशन मांगा है, एक में मैं इंजंक्शन चाह रहा हूँ, तो दो वो रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होगा। कोर्ट लेकिन आपसे कह सकते, जब आपने कंपनसेशन मांगा है तो तुमने स्टे भी, इंजंक्शन भी मांग लेना चाहिए था। लेकिन इंजंक्शन और कंपनसेशन में बहुत बड़ा फर्क है, ठीक है। तो रेस जुडिकाटा तब भी अप्लाई नहीं होगा, कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा भी अप्लाई नहीं होगा। नाउ वेयर अ पर्सन कमिट्स अ पब्लिक न्यूसेंस, ही इज लायबल टू क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन अंडर, वेयर अ पर्सन कमिट्स अ पब्लिक न्यूसेंस जब कोई करता है, तो क्या उसको हम आईपीसी में सजा भी दे सकते हैं? हाँ जी, पब्लिक यस। न्यूसेंस है नहीं, पनिशेबल ऑफेंस 268 में मेंशन किया हुआ है आईपीसी में, बट वो पब्लिक न्यूसेंस होना तो चाहिए। अब देखते हैं क्वेश्चन इन्होंने किसके ऑप्शन से पता लगेगा, सीपीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा है या फिर कंप्लीट।
तो सूट फॉर द डैमेजेस, तो ये ऑल ऑफ द अबव है, इसलिए ऑल ऑफ द अबव क्योंकि इन्होंने आईपीसी को भी कवर करके क्वेश्चन पूछा है एंड सीपीसी, क्योंकि ये दोनों चीजें हैं ना। आईपीसी पे भी पब्लिक न्यूजेंस का सूट आई मीन दी एक्शन लिया जा सकता है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी इनिशिएट हो सकती है। A suit alleging public nuisance can be initiated by पब्लिक न्यूसेंस की बात करें तो एडवोकेट जनरल, और वही आ गया क्वेश्चन जो मैं आपसे कह रहा था कि एडवोकेट जनरल है, by two or more innocent who have suffered the damages by two or more persons with the leave of the court even though no special। तो आंसर इसका ए और सी होना चाहिए। ए और सी कहीं है, बी में है, ए और सी, ठीक है। Now who among the following may sue for the public nuisance and the other wrongful act affecting the public? ओनली लिखा है यहाँ पर, नहीं आंसर सही नहीं लग रहा। विद द लीव ऑफ द कोर्ट बाय टू और मोर पर्सन, तो आंसर इज ए और बी दोनों होगा। A suit in respect of the public charity, पब्लिक चैरिटी की बात कहाँ की गई है, ये 92 में, और अभी मुझे लगता है ये रिसेंटली कहीं क्वेश्चन आया था, शायद ये सीबीआई में तो नहीं आया था। नो सर, उसमें तो सीपीसी था ही नहीं ना। ये कहाँ पर आया था, अभी रिसेंटली आया है ये क्वेश्चन। ओके, यूपी हायर में आया है, यूपी हायर जुडिशियल सर्विसेज में आया है, ठीक है। ये क्वेश्चन था उसमें, और ये मेरा गलत हुआ था, सेक्शन बेस्ड था, जबकि मैंने 91 गलती से पता नहीं कैसे लग गया था। In which of the following section of the code of the CPC provide for the suit relating to public charity? हमें मिलेगा पब्लिक चैरिटी से संबंधित 92 एंड 93, ठीक है, 92 एंड 93। देखो इतनी सिली मिस्टेक हुई थी मुझसे, 92 सेक्शन 91 भी लिखा था, तब भी पता नहीं क्यों 92 नहीं लगा, 91 गलती से लग गया या कोई और सेक्शन लग गया, तो दैट वाज अ सिलियस मिस्टेक, तो हो जाती है गड़बड़ है, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। इसमें आप ये 92 बाय एक ऊपर से देख लेना, अंदर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, पढ़ोगे तो पढ़ लेना, नहीं तो इतने काफी। 92 में पब्लिक चैरिटी ऊपर ऊपर से क्वेश्चन आया अभी तक इसमें। 93 स्किप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। 94 पे आते हैं सीधा। 94 एंड 95 दोनों प्रीलिम्स के लिए पूरी इसकी आप फुल रेटिंग करेंगे सेक्शन की, ठीक है, दोनों सेक्शन की फुल रेटिंग करेंगे, क्योंकि दोनों ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। मैं एमसीक्यू कराते कराते समझा भी दूंगा जो जरूरत होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग does not find a place under the CPC? सेक्शन 94 में क्या नहीं मिलेगा रिलेटेड टू सप्लीमेंट्री प्रोसीडिंग? अरेस्ट बिफोर जजमेंट बिल्कुल है, अरेस्ट बिफोर जज, अच्छा आफ्टर होगा इनमें, ये भी है। टेम्परेरी इंजंक्शन बिल्कुल है। अपॉइंटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटर नहीं है, ये काम हमारा थोड़ी ना है, कोर्ट का काम थोड़ी ना है ये एग्जीक्यूटर का, ये तो इंसान अपना लिए खुद अपनी सहूलियत के लिए खुद अपॉइंट करता है। अच्छा, अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर होता तो यस तो हो जाता, ठीक है। अब इसमें आप एक काम करिएगा, ए बी सी 94 के जो सेक्शन है ए बी सी डी ई चारों इंपॉर्टेंट है, चारों, ठीक है। अगर ए की बात करें, ए में क्या बात की गई है, सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग है टू प्रिवेंट द एंड ऑफ जस्टिस के लिए फॉर बीइंग डिफीटेड द कोर्ट में क्या क्या कर सकती है, इशू अ वारंट टू अरेस्ट द डिफेंडेंट एंड ब्रिंग हिम बिफोर द कोर्ट। एक काम करते हैं, बैरेट खोल लेते हैं थोड़ी देर के लिए, पढ़ना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। नजर आ रहा है, स्क्रीन नजर आ रही है, ठीक है। ये जल्दी से पढ़ते हैं 94 95 क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ओपन किया। सप्लीमेंटरी प्रोसीडिंग इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द एंड ऑफ जस्टिस, न्याय देने के लिए, फ्रॉम बीइंग डिफीटेड, ताकि न्याय से वंचित ना हो जाए कोई, कोर्ट में इशू या ये चीजें कर सकती है, क्या क्या कर सकते हैं, इशू ऑफ वारंट, वारंट इशू करेगी टू अरेस्ट the defendant and bring him before the court to show cause why he should not give security for his appearance, and if he fails to comply with any order for the security, commit him to civil prison मिलती है। ध्यान रखना, सीपीसी में सिर्फ सिविल प्रिजन ही मिलेगी, वर्ड का ये खेल है, सिंपल इम्प्रिजनमेंट लिखा हो तो आंसर तब भी सिविल प्रिजन पे लगाना, ठीक है, तो अरेस्ट करवा सकते हैं इंसान को। अब डायरेक्ट द डिफेंडेंट टू फर्निश सिक्योरिटी, furnish security to produce any property belonging to him and to play the same at disposal of the court and order the attachment of the property, property का attachment भी हो सकता है, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, अरेस्ट भी हो रहा है इंसान, उसकी प्रॉपर्टी अटैच भी की जा रही है। और क्या होगा, थर्ड है द ग्रांट ऑफ टेम्परेरी इंजंक्शन एंड इन केस ऑफ द डिसोबीडियंस कमिट द पर्सन गिल्टी देयरऑफ टू द सिविल प्रिजन, तो इंसान को सिविल प्रिजन भी मिल सकती है अगर उसने टेम्परेरी इंजंक्शन का डिसोबीडियंस किया है, ऑर्डर ऑफ द कोर्ट।
ठीक है, और उसकी प्रॉपर्टी को अटैच भी होगी, बेची भी जा सकती है, ऑक्शन के जरिए बेची जाती है। अपॉइंटमेंट ऑफ द रिसीवर any of the any property and enforcement the performance of his duty by attaching and selling his property। तो इसके चाहे आप कीवर्ड्स बना लेना। पहले में अगर हम कीवर्ड देखें अरेस्ट, दूसरे में क्या आ रहा है, इसमें भी अटैचमेंट आ रहा है, अरेस्ट एंड अटैचमेंट, इसमें इंजंक्शन, तीसरे में रिसीवर, और लास्ट वाले में एक अदर इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर्स। क्या बनाओगे, कोई भी इसका कीवर्ड बना लो, याद कर लेना, इस तरीके से याद होनी चाहिए। AAIR, ठीक है, कुछ भी बना लेना याद रखने के लिए, आपको उसका कुछ निमोनिक्स या कीवर्ड्स बना लेना, लेकिन कॉन्सेप्ट माइंड में रखना, कई बार निमोनिक्स भूल जाते हैं। 95 जो है कंपनसेशन फॉर दी ऑब्टेनिंग, कंपनसेशन फॉर ऑब्टेनिंग अरेस्ट। अगर आपने कोर्ट को ये विश्वास दिला दिया कि सामने वाले को अरेस्ट करवा लिया जाए क्योंकि वो भाग जाएगा, और आपने गलती करी थी, आपका वेक्शियस चीजें थी, या इंजंक्शन आपने ले लिया कोर्ट को भ्रमित करके इनसफिशिएंट ग्राउंड पे, तो आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। पढ़ लेते ही, इंपॉर्टेंट है दोनों, ठीक है, क्विकली। Wherein any suit in which an arrest of the attachment has been effected or by the temporary injunction granted, आपने अरेस्ट और अटैचमेंट करवा दिया और ये इंजंक्शन ले लिया कोर्ट को insufficient ground पे, और कोर्ट को ऐसा लगता है such arrest attachment injunction was applied for insufficient ground, आपका ग्राउंड ठीक नहीं था, ठीक है, आपका ग्राउंड ठीक नहीं था। The suit of the plaintiff fails and it has appeared to the court there was a no reasonable or probable ground for the institution the same, the defendant may apply to the court and the court may upon application। अब यहाँ पे डिफेंडेंट को अप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा सुमोटो ले सकता है क्या कोर्ट एक्शन? क्या कोर्ट सुमोटो एक्शन लेगा? आंसर इज नो, ठीक है, कोर्ट डिफेंडेंट को अप्लाई करना पड़ेगा। एंड द कोर्ट में अपॉन सच एप्लीकेशन अवार्ड अगेंस्ट द प्लेंटिफ बाय इट्स ऑर्डर सच अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 50,000 रुपीज। इसका अमाउंट जरूर याद रखना, 50,000 रुपए तक का कोर्ट इम्पोज कर सकती है, ठीक है, penalty amount as it deem a reasonable compensation to defendant for the expenses or injury including injury to reputation cost to him। तो 50,000 रुपए तक है, मैक्सिमम लिमिट है इसकी। Now provide the court shall not award under this section an amount exceeding the limit of the pecuniary jurisdiction। लेकिन फिर भी ये चीज भी ध्यान रखना, कोर्ट किसी भी हद में अगर जो भी 50,000 रुपए कंपनसेशन दे रही है, वो अपनी खुद की जो पैक्यूनरी जुरिडिक्शन होती है, कोर्ट की मैक्सिमम लिमिट जो होती है उससे ज्यादा होगी नहीं, उससे ज्यादा नहीं दे सकती। जैसे आपने देखा हो कई जगह कोर्ट का जो पावर है वो 25,000 तक होती है पैक्यूनरी जुरिडिक्शन। समझ में आ रहा है? पैक्यूनरी जुरिडिक्शन है कि कोर्ट कितने तक का मामला डिसाइड करेगी। जो स्मॉल कॉज कोर्ट है तो 1,000 होती है, लेकिन कुछ जैसे मुंसिफ की कोर्ट्स होती है 25,000 तक का डिसाइड करती है मामला, ठीक है। तो 25,000 तक का डिसाइड कर रही है, तो क्या 50,000 का फाइन इम्पोज कर सकती है वो? इट्स नॉट अ फाइन, इट्स अ कंपनसेशन, ठीक है। तो 50,000 नहीं कर सकती, मैक्सिमम लिमिट उसकी कितनी होगी? 25,000। जितनी उसकी पेक्यूनरी लिमिट है उतना ही तक हद तक रहेगी कोर्ट भी। An order determine any such application shall bar any suit for the compensation in respect of the such arrest, attachment or injunction। चलिए आगे चलते हैं, हम बेरक नहीं पढ़ रहे, लेकिन इंपॉर्टेंट सेक्शन थे तो मैंने इसलिए आपको पढ़ा दिया, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है सप्लीमेंट्री प्रोसीडिंग को लेकर। लेट्स कम बैक विद द एमसीक्यूज। ओके, अब ये सप्लीमेंट्री इंसेंटिव प्रोसीडिंग आर स्टेटेड इन, कहाँ पे दे रखा है? सीपीसी में है या सीआरपीसी में है? यहाँ पे भी नहीं है। अगर यहाँ नहीं है तो फिर एक ही ऑप्शन बचेगा सीपीसी में, ठीक है। आंसर इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सप्लीमेंट्री प्रोसीडिंग, कौन सी नहीं है? टेम्पररी इंजंक्शन देती है कोर्ट, रिसीवर अपॉइंट करती है, डायरेक्शन टू डिफेंड टू फर्निश सिक्योरिटी बिल्कुल, कमीशन इशू करती है, यहाँ ये नहीं करती है। ध्यान रखना, कमीशन इशू नहीं करती है, ना एग्जीक्यूटर अपॉइंट करेगी, हाँ रिसीवर अपॉइंट कर सकती है, ठीक है। और क्योंकि कमीशन कहाँ होता है? ऑर्डर नंबर 26, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अपील, अपील को पढ़ने से पहले मैं आपको एक चार्ट बना देता हूँ, थोड़ा इजी हो जाएगा, क्योंकि अपील से क्वेश्चन आ जाते हैं। एक चार्ट बना लेते हैं अपील का, इस चार्ट को ध्यान में रखना, इजी है वैसे तो। देखो हमारे पास चार चीजें होती हैं, चार चीजें हमारे पास, चार चीजें क्या क्या है? एक तो हम बात करेंगे
सबसे पहले अपील की एक लाइन खींच लेते हैं, फिर हम बात करेंगे रेफरेंस की। एक सेकेंड, ये लाइन थोड़ा सही नहीं बनी, क्लियर करते हैं। अपील में सबसे ज्यादा प्रोविजन है, तो अपील को थोड़ा ज्यादा स्पेस देना पड़ेगा। अपील, रेफरेंस, रिव्यू एंड लास्ट में रिवीजन। ये चारों चीजों एक साथ ही पढ़ेंगे, ठीक है। अब अगर हम बात करें अपील, अपील जो है सेक्शन 96 से लेकर 112 तक है। अपील के प्रोविजन है 96 से लेकर 112। अगर आपने एक भी सही लगा दिया ना 96 से, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि 12 पे क्या खत्म होता है। उसके बाद रेफरेंस स्टार्ट होता है सेक्शन 113, 114 एंड 115, ठीक है। अब इनके ऑर्डर्स भी लिख लेंगे हम। ऑर्डर की बात करें तो अपील के जो ऑर्डर्स हैं, ये ऑर्डर है आपके 41 से लेकर 45 तक। अगर रेफरेंस की बात करें तो ऑर्डर नंबर 46, रिव्यू 47, रिवीजन कोई ऑर्डर नहीं है, ठीक है, कोई ऑर्डर नहीं है। जब हम अपील करते हैं तो अपील में आपको ध्यान रखना चाहिए कि सेक्शंस को भी डिवाइड कर लेंगे हम। पहला जो है हम सेक्शंस को डिवाइड कर रहे हैं जिसमें 96 है, 96 एंड रेड विद ऑर्डर नंबर विच 41। ये इसमें अब ऑर्डर नंबर 41 में कितने रूल हैं, 1 से लेकर 37 तक रूल है, 37 रूल्स हैं इसमें। ओके गाइस, तो सेक्शन 96 जो है वो डील करता है अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री। अपील हो रही है यानी, और सेक्शन 96 कहीं ना कहीं फर्स्ट अपील हो गई ना। हाँ जी, एम आई राइट, ये फर्स्ट अपील हो गई। तो अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री की बात कर रहा है, ठीक है। अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री। अब इसके साथ हमने ऑर्डर भी पढ़ना है, पढ़ लिया हमने ऑलरेडी, लिख लिया 96 हैज टू बी रेड विद सेक्शन 40, ऑर्डर नंबर 41, रूल नंबर 1 to 37। सारे रूल नहीं पढ़ने होते, एक का दुक्का रूल पढ़ना होता, कभी सबको पढ़ने लगे। एक बार तो सीपीसी की कम से कम 2-3 बार तो पूरी प्लेन रीडिंग मानना ही जब आपको टाइम लगे, लेकिन पेपर से पहले कुछ ही लिमिटेड ऑर्डर्स पढ़ने, सेक्शंस पढ़ने, रूल्स पढ़ने होते हैं आपको। सेक्शंस पे तो सारों पे ध्यान देना ही। और सेकंड जो दायरा होगा इसका फिर आ जाता है ऑर्डर नंबर 42, ऑर्डर नंबर 42। इसमें आप पढ़ेंगे अपील फ्रॉम, देखो ओरिजिनल डिक्री हो गई, फिर आप पढ़ेंगे अपील फ्रॉम अपीलेट। क्या आपने अपील करी होगी, उसने जो डिक्री दी होगी, तो क्या उसकी अपील हो सकती है? बिल्कुल होगी। वो ऑर्डर नंबर 42 है, बड़ा ही छोटा सा है, 3 ही रूल है इसमें, ठीक है, ओनली 3 रूल है, 1 to 3। देन वी हैव, ये इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट, जहां से आपका क्वेश्चन बनता ही बनता है, थर्ड एरिया जो मैं बता रहा हूँ। यानी इसमें हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 104, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपील फ्रॉम द ऑर्डर्स। इसको आप पूरा पढ़ लेना, ठीक है। अपील फ्रॉम ऑर्डर्स यानी अपीलेबल ऑर्डर्स हो गए ना ये, हाँ जी, अपीलेबल ऑर्डर्स हो गए, नहीं हो गए, तो ये आप इसका ऑर्डर नंबर 43, यहां से क्वेश्चन 100% हरियाणा में आपको मिल जाएगा। इसका जो रूल नंबर 1 है ना, उसको मत छोड़ना। देखो मैं आपको, मुझे लगता है 100% यहाँ से आएगा, और ये लोग आप भी जानते होंगे, इसको जरूर पढ़ लेना। इस ऑर्डर को पढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे? यस सर। रट्टा मार के जाना, चाहे कुछ भी मार के जाना, इसको बिल्कुल करके जाना है आपको, ठीक है। जितने भी ऑर्डर्स है ना, उसको एक पेपर पे लिख लेना कि कौन कौन से ऑर्डर्स हैं, ठीक है, कौन कौन से उसमें सेक्शंस को कवर किया गया है, कौन कौन से ऑर्डर्स पे हम चैलेंज कर सकते हैं। अपीलेबल ऑर्डर्स की बात कर रहा है। देन वी हैव फोर्थ वन, फोर्थ तो बहुत इजी है, अपील बाय इंडिजेंट पर्सन। अपील बाय इंडिजेंट पर्सन, निर्धन व्यक्ति अपील कहाँ करता है? ऑर्डर नंबर कौन सा है उसका? बहुत सिंपल सा है, 44 हैज टू बी रेड विद ऑर्डर नंबर
33 के साथ पढ़ लेना, 33 मिला के पढ़ना होगा। देन विन अपील टू सुप्रीम कोर्ट। अपील टू सुप्रीम कोर्ट कितने दिन में होती है अपील टू सुप्रीम कोर्ट? लिमिटेशन पीरियड बताइए। 90 डे नहीं, लिमिटेशन एक पड़ी है, ठीक है, पीछे जो उसकी है ना टाइमिंग 60 डेज में होती है, वैसे एक बार चेक कर लेना, ठीक है। ऑर्डर नंबर 45, रूल नंबर 1 to 37, अपील टू सुप्रीम कोर्ट। तो ये हमने अपील के पढ़े। अच्छा, इसको किसको किसके साथ पढ़ना है? ऑर्डर नंबर 45 रेड विद विच सेक्शन? 109 9। अब ये काफी चीजें हैं इसमें, मैं आपको शॉर्ट में ही बता रहा हूँ, लेकिन 104 हैज टू बी रेड विद ऑर्डर नंबर 43 के साथ मिला के पढ़ेंगे आप। इंडिजेंट ऑर्डर नंबर 33 एंड 44 हो गया, ठीक है, डबल डिजिट्स में आ रहा है 44 4 3 सेक्शन। ऑर्डर नंबर 45 हैज टू बी रेड विद 109। और रही बात इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रोविजन है, सेक्शन की बात करें तो सेक्शन के भी इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूँ आपको। 100 बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, 96 को पूरा पढ़ना है, ठीक है, 96 को तो पूरा ही पूरा पढ़ना है और 100 को पूरा पढ़ना है, ठीक है, 96 और 100 को पूरा पढ़ना है। सेकंड अपील होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एक 100-02 क्वेश्चन 100% बनते हैं यहाँ से। नो सेकंड अपील इन विच केस, जहाँ पे 25,000 रुपए का मामला है ना, 25,000 रुपए तक का ही है, तो कोई सेकंड अपील नहीं होगी। समझ में आ रहा है? इंपॉर्टेंट भी पता लग रहा है आपको, ठीक है। और अगर 107 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पावर ऑफ द एपीलेट कोर्ट, ये मेंस के पर्पज से इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रीलिम्स में आपसे ये पूछ लेंगे डिटरमिने क्या कोर्ट क्या क्या कर सकती है, जहाँ पे आपने अपील करी है वो कोर्ट क्या क्या कर सकती है, क्या वो डिटरमाइन कर सकती है केस फाइनली? बिल्कुल करेगी। रिमांड पे भेज सकती है, बिल्कुल भेज देगी, नीचे वाली कोर्ट को रिमांड पे भेज देगी, नीचे वाली कोर्ट पे ही वापस भेज देगी। फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज बिल्कुल कर सकते हैं विच हैज नॉट बीन फ्रेम बाय दी, जो नीचे की कोर्ट थी सबऑर्डिनेट कोर्ट ने नहीं बनाया था। एडिशनल एविडेंस ले सकते हैं, बिल्कुल लेगी। यहाँ से क्वेश्चन बनता है 107 बिल्कुल क्वेश्चन बनता है, 104 बिल्कुल बनता है, 102 मैं यहाँ लिख देता हूँ अलग से, ठीक है। सेक्शंस आपको एक कौन से बिल्कुल अच्छे से पढ़ने हैं, डिटेल में पढ़ना है, डिटेल इन द सेंस बेरेट पढ़ना है पूरा, एक भी इसका सबसेक्शन भी मिस मत करना। 96 100 पढ़ाने को तो मैं सारे ही पढ़ा देता, लेकिन अभी टाइम की पॉसिटी की वजह से हम इसको सिर्फ अभी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर कर रहे हैं। 102 104 एंड 107 ये सेक्शन तो छोड़ने नहीं है, ठीक है, इनको पूरा पूरा पढ़ लेना। वैसे 2 पेज हैं, ज्यादा नहीं है, अगर पूरा पढ़ लोगे तो एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन तो आपको आराम से मिल ही जाएंगे अपील से। अगर हम आगे चलें, अब बात करेंगे रेफरेंस की। रेफरेंस होता क्या है? देखो, अपील जो है, अपील तो आपका अधिकार है, ठीक है, अपील इज योर राइट बिकॉज दैट इज प्रोवाइडेड बाय द स्टैट्यूटरी प्रोविजन। और रेफरेंस जो है, रेफरेंस में क्या पार्टी का रोल होता है क्या? इज देयर एनी रोल ऑफ द पार्टी? आंसर इज नो। रोल किसका है? कोर्ट का है। कोर्ट जो है जहाँ पे आपने सूट फाइल किया है, वो ऊपर की कोर्ट से यानी हाई कोर्ट से क्या पूछती है कि हमें इस मामले में करना क्या है, ठीक है। और दैट हैज टू बी रेड विद सेक्शन 113 ऑर्डर नंबर 43। बहुत ही कम रूल्स हैं इसमें। रूल कितने हैं? 1 से लेकर 7 तक ये रूल है, छोटा सा है। कॉन्सेप्ट भी बहुत सिंपल है। हाई कोर्ट से हम क्या पूछेंगे जनाब? व्हाट इज द ओपिनियन ऑफ द हाई कोर्ट डिपेंडिंग अपॉन दी, जहाँ पे क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है, ठीक है, क्वेश्चन ऑफ लॉ, वैलिडिटी ऑफ एनी एक्ट, भाई कोई सा एक्ट अप्लाई होगा नहीं होगा, ऑर्डिनेंस, ये सारी चीजें हाई कोर्ट से हम पूछते हैं हम इसमें क्या करें। यानी कोर्ट पूछती है ऊपर वाली कोर्ट से कि भाई हम क्या करना, हाई कोर्ट से पूछेगी। अब आते हैं हम रिव्यू की तरफ। रिव्यू की बात करें तो रिव्यू के बाद आपने डिसीजन को एक बार दोबारा देख लेना। दैट हैज टू बी रेड विद ऑर्डर नंबर 47। 47 में कितने रूल्स हैं? 1 to 9, सिंपल सा है, ठीक है। रिव्यू कहाँ जाता है? सेम कोर्ट में जाता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द जुडिशियल रिव्यू, मैं जुडिशियल रिव्यू की बात नहीं कर रहा हूँ। जुडिशियल रिव्यू तो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चेक की जाती है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल हाई कोर्ट को दिया है, ठीक है गाइस। मैं बात कर रहा हूँ रिव्यू के। रिव्यू दैट मींस अ डिसीजन। अपने ही डिसीजन को दोबारा से देखना, ये कब होगा इसका ग्राउंड आपको पता होना चाहिए। कब आप रिव्यू लगा पाएंगे? जब अपील नहीं है,
देयर इज नो अपील, कोई प्रोविजन नहीं है अपील का। जब अपील का प्रोविजन नहीं है तो आप कहेंगे ना कि जनाब एक बार और देख लीजिए, अपने डिसीजन में कुछ भ्रांति हो गई है। भ्रांति किस टाइप की? एरर ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड, एरर ऑन द फेस ऑफ इट्स ऑन रिकॉर्ड, ठीक है, एरर ऑन द फेस ऑफ इट्स ऑन रिकॉर्ड, फेस ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है। भाई कोर्ट से इतनी बड़ी गलती हो गई जनाब, एक बार देख लीजिए, ठीक है, अपने ही कोर्ट को, अपने डिसीजन को दोबारा रिव्यू करना। अपील नहीं बनती, अपील का कोई प्रोविजन नहीं है, या अपील बनती थी लेकिन प्रेफर्ड नहीं की गई, नॉट प्रेफर्ड, प्रेफर्ड नहीं की गई, ठीक है। बहुत सिंपल है ये चारों कॉन्सेप्ट, अपील, रेफरेंस, रिव्यू एंड रिवीजन। और अब लास्ट बात करें रिवीजन, रिवीजन क्या होता है? रिवीजन हमेशा हाई कोर्ट में जाएगा, ठीक है, हाई कोर्ट में ही जाएगा, सेक्शन 115 हाई कोर्ट में रिवीजन जाएगा। एंड कब जाएगा? नो अपील, जब अपील का प्रावधान नहीं है। रिव्यू और रिवीजन दोनों में अपील का प्रावधान नहीं होता है, लेकिन अब रिवीजन कब जाता है? जब अपील नहीं है, लेकिन रिवीजन का ग्राउंड इज डिफरेंट फ्रॉम द रिव्यू। रिवीजन कब जाएगा? दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, ज्यूरिसडिक्शन का कोई इशू है, ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है, ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है, ज्यूरिसडिक्शन इन न्यायाधिकार क्षेत्र का अगर कोई इशू है तब ये इशू जाएगा, उस मामले को, और फिर हम हाई कोर्ट में रिवीजन लगाएंगे। हम क्या कहेंगे कि जनाब लोअर कोर्ट के पास जिसमें मामला चल रहा था उनके पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं था, देयर कुड बी एब्सेंस ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, एब्सेंस हो सकता है, या जो उसके पास वेस्टेड ज्यूरिसडिक्शन था बट नॉट एक्सरसाइज्ड, ठीक है, ये सारे ग्राउंड हो सकते हैं, ज्यूरिसडिक्शन इशू होगा, ठीक है, या जो उसके पास वेस्टेड नहीं था वो एक्सरसाइज कर दिया। मान के चलो कोई सिविल जज साहब के पास 5 लाख रुपए तक का मैटर डिसाइड करना था, उन्होंने डिसाइड कर दिया 10 लाख तक वाला, एक्सीडिंग ज्यूरिसडिक्शन हो गया ना? हाँ जी, तो ये मैटर में रिवीजन डालोगे नहीं डालोगे? रिवीजन चली जाएगी, ओके। अब इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए हम क्वेश्चन करेंगे एमसीक्यूज। चलिए क्विकली करते हैं। सेक्शन 190 सेक्शन 96 to 112 डीलिंग विद द अपील्स। पहले अपील के करते हैं। व्हिच प्रोविजन ऑफ द सीपीसी डील्स विद द अपील फ्रॉम द ऑर्डर्स, अपील फ्रॉम द ओरिजिनल डिक्री, सॉरी ओरिजिनल डिक्री है तो ये हमने करा है सेक्शन 96 में, ठीक है। अगर ये ओरिजिनल डिक्री की जगह क्या नाम है सेकंड अपील हो जाती है तो 100 सेक्शन आ जाता। नाउ नो अपील शैल लाई फ्रॉम द डिक्री पास बाय द कोर्ट विद द कंसेंट ऑफ द, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर दोनों पार्टी ने अपनी रजामंदी से डिसीजन लिया है, नो अपील, उसमें फिर अपील नहीं होगी। नो डिक्री, नो अपील शैल लाई फ्रॉम अ डिक्री पास बाय द कोर्ट विद द कंसेंट ऑफ द पार्टीज। तो ये कहाँ दे रखा है? इसमें दे रखा है 96 का 3, ठीक है, 96 का 3, ये सेक्शन जरूर पढ़ लेना आप। 96 का 4 क्या कहता है? इंसर्शन बाय द सीपीसी में कौन क्या बार करता है? अपील अगेंस्ट द कंसेंट डिक्री, ये तो 3 है, 96 का 3 है। अपील इन द पैटी केसेस, ये कहाँ दे रखा है बताइए? अपील इन पैटी केसेस, हाँ जी, कहाँ पर है ये? कौन सी की बात कर रहा है ये सेक्शन की? 96 का 4 96 का 4 उसमें है ना, स्मॉल वो नहीं कॉजेस। है, पैटी केसेस। सर ये ऑर्डर में दिया है शायद। अच्छा, उसमें सीआरपीसी में कहीं दे रखा है, नहीं दे रखा है? यस सर। यस सर। कहाँ है? 206। 206? अरे ये कौन सा तो सेक्शन आ गया? वो आप तो CRPC में सीआरपीसी की बात कर रहा हूँ सर 74 शायद। 74 सीआरपीसी में। 372 क्या कहता है? 376 क्या कहता है? ओके, ये तो नहीं अपील में आ जाएगा ना सर यहाँ पे तो। मैं सीआरपीसी की बात कर रहा हूँ ना। हाँ सर, वो मैं जो बोल रही हूँ 206 वो अपीयरेंस को लेकर पिटी केसेस है ना। अपीयरेंस है वो तो 205 में डिस्पेंस विद द अपीयरेंस ऑफ द पार्टी। हाँ पैटी ऑफेंस, पैटी केसेस में वो क्या करता है? वो वहीं के घर बैठे बैठे पैसा भेज देता है, वो तो वो है, ठीक है, वो तो वो चीज है। पैटी केसेस हुए ना, लघु मामले हुए तो वो घर पे बैठ के कह देगा ठीक है मैं इसमें भेज रहा हूँ आपके इसके साथ,
समन के साथ ही पैसा, वो है वो। ठीक है, चलो पेटी केसेस क्या होंगे अगर इसको हम देखा जाए। पेटी केसेस की बात जो है वैसे डायरेक्ट इसमें कही नहीं गई है, लेकिन ये कॉन्सेप्शुअल है। तो अपील ये तो इससे डील ही नहीं कर रहा। 96 का 4, 96 का 4 किससे डील करता है? नो अपील शैल लाई एक्सेप्ट ऑन द क्वेश्चन ऑफ लॉ। क्वेश्चन ऑफ लॉ है तभी अपील लाई होगी। फ्रॉम अ डिक्री इन द सूट ऑफ अ नेचर कॉग्निज इन द कोर्ट ऑफ स्मॉल कोर्स when the amount or the value of the subject matter of original suit does not exceed 10,000 रुपीज से ज्यादा नहीं होगा। तो ठीक है, तो इसमें आंसर आपका बनेगा इनडायरेक्टली ये बी ही बन रहा है। ठीक है, बी ही बन रहा है, क्योंकि पेटी केसेस छोटे मोटे मामले जहां मामला 10,000 तक का है, नो अपील शैल लाई, अपील नहीं जाएगी। लेकिन आप किस मामले में जा सकती है? अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ है, अगर 10,000 रुपए में भी क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है, देन अपील कुड लाई फ्रॉम अ डिक्री इन द सूट ऑफ नेचर कॉग्निजेबल बाय कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज when the amount or the value of the subject matter of the suit does not exceed, अगर 10,000 रुपए से कम का है तो नहीं जाती है। तो कहीं ना कहीं छोटे मोटे 10,000 रुपए तक के मामले की बात कर रहा है, उसमें अपील नहीं जाती है। लेकिन अपील चली जाएगी even in the matter of 10,000 rupees if the question of law is involved। ठीक है, ओके, तो आंसर इज बी। Now which of the following statement is correct? Which of the following statement is correct? अपील में lie from the original decree, past ex parte, अपील जाती है क्या इसमें? बिल्कुल जाएगी। अपील में lie from an original decree, past ex parte, ex parte की अपील होगी नहीं होगी? बिल्कुल हो Yes. जाएगी। Yes, sir. और क्या कहता है? नो अपील शैल लाई फ्रॉम अ डिक्री पास बाय द कोर्ट विद द कंसेंट, इसमें नहीं जाती है। तो आंसर इज, दोनों ही ठीक बात कर रहे हैं 1 and 2। तो 1 and 2 है हमारा डी में। ओके, एन अपील शैल लाई फ्रॉम ऑल द ऑर्डर्स पास बाय द कोर्ट, सारे ऑर्डर में अपील होती है, कुछ होते हैं नॉन अपीलेबल। ओनली फ्रॉम सच ऑर्डर एज प्रोवाइडेड बाय द सीपीसी, बी ठीक लग रहा है, अभी तक तो बी ठीक लग रहा है, देखते हैं आगे। फ्रॉम नन ऑफ द ऑर्डर पास बाय द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है, गलत। फ्रॉम द नन ऑफ द ऑर्डर बाय द डिस्ट्रिक्ट, तो आंसर इज बी। ठीक है, बी ही आंसर है। जहां पे सीपीसी में प्रोवाइडेड है सारे ऑर्डर की अपील नहीं होती, कुछ ऑर्डर है ना नॉन अपीलेबल। अच्छा बताइए कौन सा ऐसा ऑर्डर है जो नॉन अपीलेबल है? एक एग्जांपल दीजिए क्विकली। हाँ जी यामिनी जल्दी बताइए। सर ऑर्डर 7 रूल 10A। रूल 10A। यस हाँ सर। जी, Yes, रिटर्न sir. ऑफ द प्लेन, जब उसको ये कहते हैं भाई मैं आपको रिटर्न तो कर रहा हूँ आप, लेकिन दूसरे कोर्ट में जाइए, उस कोर्ट का नाम स्पेसिफाई भी कर देता है वो। Yes sir. Yes sir. जब कोर्ट चलिए स्पेसिफाई नहीं देता। एक और बात याद करते हैं। मुझे एक बार बताइए, सेक्शन 35 का बी पढ़ा है नहीं पढ़ा है? क्या है बिगर देखे बताइए, कॉजिंग डिले है या नहीं है? Yes sir. 35 का A, B. 35 का बी, Cost for Okay. causing delay. कॉस्ट बाय कॉजिंग डिले, अगर आपने देरी करी अपीलेबल है क्या? No, sir. तो बस याद रखना एक और एग्जांपल। सर ये यामिनी ने कौन सा बताया? ऑर्डर नंबर Order 7 7. रूल नंबर 10 का ए, ठीक है, जहाँ पे कोड बता दी जाती है रिटर्न करते हुए, वहां जाना है आपको। चलिए आगे चलते हैं। पॉइंट आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट, निकालिए इसमें से, ये तो आपका काम है, ढूंढिए। ओह आंसर दिख गया होगा अब तो आपको। Where the defendant appear and the plaintiff does not appear, प्लान डिफेंडेंट तो आता है लेकिन कौन प्लेंटिफ नहीं आता है। When the suit is called for hearing, the court shall dismiss the suit. डिफेंडेंट अपीयर, ठीक है, डिसमिस तो कर ही देती है। And the plaintiff shall be barred from filing a fresh suit on the same cause of action. ये क्या है, प्लेंटिफ को बार करते हैं क्या? रॉन्ग स्टेटमेंट निकालनी है। नो अपील में लाई फ्रॉम द ओरिजिनल डिक्री पास एक्स पार्टी, यही गलत है। वैसे तो साफ साफ ये गलत है, लेकिन इसमें भी मुझे गड़बड़ लग रही है। वे द डिफेंडेंट अपीयर्स एंड द प्लेंटिफ डज नॉट अपीयर्स, अगर डिफेंडेंट नहीं आता है, डिफेंडेंट प्लेंटिफ नहीं आता है, तो वो तो डिसमिस इन डिफॉल्ट होता है। When the suit is called for hearing, the court shall dismiss the suit, ठीक है, and the plaintiff shall be barred from filing a fresh suit on the same cause of action. सही है क्या ये? The plaintiff may apply to the court which passed an ex parte decree against him for an order to set aside. ये भी ठीक बात है, बिल्कुल करेगा ना। क्या लगाएगा? 9-13 लगाएगा? Yes, sir.
नहीं नहीं, एक प्लांटिफ में अप्लाई, प्लांटिफ की बात कर रहा है तो डिफेंडेंट लगाता है। 9-13 कौन लगाता है? डिफेंडेंट लगाएगा सर, वो आया नहीं तो। नहीं, ये तो वो है ना, ये प्लांटिफ अपने सूट को रिस्टोर करा रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, ये तो हो जाएगा। 9-13 तो डिफेंडेंट लगाता है। नो कोर्ट शेल सेट असाइड अ डिक्री पास एक्स पार्टे merely on the ground that there has been an irregularity in the service of someone upon the defendant। ठीक है, ये भी ठीक है, तो आंसर इसका बी ही है, बेस्ट आंसर देखना तो बी है, ठीक है, ये भी ठीक कह रहा है। चलिए, तो बी है इसका आंसर, ठीक है। अपील ये तो साफ साफ लिखा है, सेक्शन 96 के 2 में लिखा है, गेस, ठीक है, 2 में लिखा है 96 का 2। Now under which section of the CPC a second appeal can be filed? 100 है, बिल्कुल सिंपल है। सेकंड अपील अंडर सेक्शन ऑफ द सीपीसी लाइज बिफोर, किसके पास जाते हैं सेकंड अपील? हाई कोर्ट के पास जाएगी, ठीक है। नाउ essential condition provided under section 100 of the CPC for preferring second appeal is, it should be, second appeal किस पे आधारित होनी चाहिए? substantial question of law या fact, law ही होना चाहिए। आगे देखते हैं, ठीक है, एरर पे नहीं होगी, सब्जेक्ट मैटर पे नहीं होगी। अच्छा, ये वर्ड जो है पब्लिक इंपॉर्टेंस कहीं लिखा है या कुछ और लिखा है? इट इज ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस, सुप्रीम कोर्ट में। कोर्ट में जाएगी। सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ, ये 102 में पढ़िएगा ना, 102 में, 102 नहीं सॉरी 109 में, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में नाम पे लिखा है। ये लिखा ना आपका 109 का फर्स्ट में, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस, जनरल इंपॉर्टेंस सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। जनरल इंपॉर्टेंस अगर लिखा आ जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, पब्लिक इंपॉर्टेंस नहीं है, जनरल इंपॉर्टेंस। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए वर्ड लिख देंगे वो, पब्लिक इंपॉर्टेंस। ह्यूज डिफरेंस बिटवीन जनरल इंपॉर्टेंस एंड पब्लिक इंपॉर्टेंस। अंडर सीबीसी की बात करें तो नो सेकंड अपील लाए इन द सूट फॉर द रिकवरी ऑफ, कितना अमाउंट है नॉट एक्सीडिंग, ये कहां से आया है? 102, कितना है? 25,000 है या नहीं है? 25,000 याद रखना। और 96 में अमाउंट की कितने की बात की हुई है? 96 के 4 में 10,000। 10,000। ये जो कुछ है ना 1000 वाले जो सीपीसी में, हार्डली आपके पास 10 या 12 प्रोविजन होंगे, ठीक है, जहाँ आपको फाइन है, कॉस्ट है, इनको एक पेपर पे लिख लेना और यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आ सकता है, ठीक है। नाउ इफ द अपील इज हर्ड बाय सिंगल बेंच, इफ द अपील इज हर्ड बाय द सिंगल बेंच ऑफ अ हाई कोर्ट, वेयर डज फर्दर अपील लाई? अगर सिंगल बेंच ने जब मामला सुना है तो अपील जाएगी नहीं जाएगी? If the appeal is heard by the single judge bench of the High Court, where does further appeal lie? Supreme Court नहीं, no further appeal by division bench of High Court, none of the appeal, no further appeal है वैसे आंसर। एक हमारे हाई कोर्ट में एलपीए भी होता है, सुना है? यस लेटर्स पेटेंट पेटेंट अपील। तो अगर बेंच की जो अपील है वो एलपीए में जाती है, लेकिन इसमें मैं आपको बाद में बताऊंगा, वो डिटेल में जाना पड़ता है, वो कैसे जाना पड़ता है। कई बार जैसे हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सीधी अपील हाई कोर्ट लगाते हैं, एक अपील होती है जो क्या नाम है, सीधा हमारा हाई कोर्ट का ही ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, तो हाई कोर्ट की अपील के हाई कोर्ट में हो सकती है। ये सारे क्वेश्चन मेंस के हैं, सारे क्वेश्चन ये मेंस के हैं, तो विल डू इट ना व्हेन विल टॉक अबाउट द मेंस। Now 100A of the CPC, where an appeal from an original or appellate decree or order is heard and decided by the single judge of High Court, section 100A में, where any appeal from original or appellate decree or order is heard and decided by the single judge of the High Court, तो अब अपील नहीं जाती है। No further appeal shall lie from the judgment or decree of the single judge, ठीक है, फिर अपील नहीं जाएगी। और फर्दर अपील shall lie, ये तो होगा नहीं, फर्दर अपील लाए, ठीक है, फर्दर अपील लाए, तो तीनों गलत है। 100A आप चाहे एक बार पढ़ लेना, देखो अपील के प्रोविजन ज्यादा नहीं है तो इनको एक बार रीड जरूर कर लेना, एक बार रीडिंग कर लेना आप ये सारे सेक्शन ना, कम से कम एक बार अपील। देखो एलपीए की बात करिए ना यार, नो फर्दर अपील इन सर्टेन केसेस, एक बार रीडिंग कर लेना। इन सेकंड अपील री एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस, सेकंड अपील में क्या एविडेंस को दोबारा से खोला जा सकता है? यस सर। नॉट परमिसिबल, ठीक है, परमिसिबल नहीं होता, क्योंकि अपील कहाँ जाती है? हाई कोर्ट में जा रही है ना सेकंड अपील,
जब सेकंड अपील हाई कोर्ट में रीअप्रिशिएशन ऑफ एविडेंस नहीं होता जनरली, तो नॉट परमिसिबल होता है ये सेकंड अपील। अगर फर्स्ट अपील है तो हो सकता है। Under 104 of the CPC, an appeal can be preferred against an order under section 91 to refuse permission to institute a suit. अपील जाएगी 104 इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बिल्कुल इसको ध्यान से पढ़ना। 91 में और 104 की अगर आप बात करें, FFA 191 92 दोनों ही लिखा है। क्या 95 लिखा है? 95 भी लिखा है। कंपनसेशन 95 में कितना कंपनसेशन की बात करी गई है? 50,000 रुपए है ना। Yes. अपीलेबल होता है ये भी, ठीक है। लेकिन अब देखते हैं कौन से में नहीं जाएगी। एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 92, इन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा है? 92 में भी जाती है। इन्होंने पूछा है नहीं जाएगी शायद, अच्छा की जा सकती है, तो चारों में की जा सकती है। 91 92 रिफ्यूज कर दिया है ना 91 में कि भाई दिस इज नॉट अ पब्लिक न्यूसेंस, दिस इज नॉट अ केस ऑफ पब्लिक चैरिटी या कंपनसेशन, तो तीनों में चली जाएगी। डी आंसर है इसका। Which one of the following is not correct regarding the power of the appellate court? Power of the appellate court कहाँ दे रखा है? सेक्शन 107, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन रहेगा। इसमें आपको चार चीजें ध्यान रखनी है, चार चीजें, ठीक है। पहला क्या है? डिटरमाइन कर सकती है केस पूरा, डिटरमाइन द केस फाइनली। दूसरे में क्या है? रिमांड, यानी नीचे वाली कोर्ट को भेजेगी वापस कि भैया ऐसे कीजिए रिमांड पे, ओके। फिर फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज कर सकती है, जो ऊपर वाली कोर्ट नीचे वाली कोर्ट ने नहीं बनाया उनको फ्रेमिंग ऑफ इशू करके कहेगी भाई आप इसको डिसाइड कीजिए। एंड द लास्ट वन इज टेक एडिशनल एविडेंस, एडिशनल एविडेंस भी ले सकती है, ठीक है, एडिशनल एविडेंस लेगी, ओके गाइस, ये चारों चीजें करेगी। तो एपेलेट कोर्ट कौन सा सही नहीं है इनमें से? एपेलेट कोर्ट हैज द पावर टू डिटरमाइन द केस फाइनली कर सकती है, रिमांड भी करेगी, एडिशनल एविडेंस भी ले सकती है। Appellate court has the power to frame issue, ठीक है, ये एडिशनल एविडेंस नहीं लेगी, ठीक है, एडिशनल एविडेंस नहीं है। हैज नो पावर लिखा है ना, नो पावर, एडिशनल तो लेगी, तो लिखा ही हमने फोर्थ पॉइंट, तो सी है इसका आंसर, बिल्कुल ले सकते हैं। नो वर्ड लिखने से पूरा गड़बड़ हो गया, ठीक है। Which one of the following is correct? Appellate court shall have power to determine the case finally, बिल्कुल ठीक है। Has not remand, ठीक है, ये गलत हो गया, not लिखा है, not have the power, not have the power, तो आंसर इज ए। Now which of the following is not correct regarding the power of the appellate? Not have the power to take additional, सीधा सीधा कर रहे हैं क्योंकि बार बार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, तो सी है आंसर। An appeal shall not lie, which of the following order under CPC में कहाँ पे अपील लाई नहीं होगी? 35A, 35A में अपील होती है नहीं होती है? बिल्कुल होती है। होता क्या है? 3,000 रुपए है ना यहाँ पे, अमाउंट कितना है? shall not be less than, vexatious claim. यहाँ वर्ड लेस लिखा है मोर लिखा है 35 में? So whichever is less, 3,000 or जी। pecuniary jurisdiction of the court, or whichever is less. ठीक है, लेस वर्ड है, याद रखना 35A, और 35B में अपील नहीं होती कॉजिंग डिले। 95 सब्सटेंशियल सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग होगी, 91 बिल्कुल होगी, तो आंसर इज बी। नाउ इसको मैच करना है आपको, कर लेते हैं जल्दी से। बिल्कुल ठीक मैच है। लॉजिंग कैविएट बिल्कुल ठीक है, पॉपर ठीक है, एपेलेट गलत है। कितना होना चाहिए था? 107। आ जाते हैं जल्दी से। रेफरेंस रिव्यू एंड रिवीजन, रेफरेंस कहाँ दे रखा है? रेफरेंस किस कोर्ट में जाता है? हाई कोर्ट में जाता है। आगे चलते हैं जल्दी जल्दी। Who may apply for the reference under 113 में कौन अप्लाई करता है? कोर्ट अप्लाई करता है, दोनों पार्टी करती हैं, पार्टी से सूट का तो कोई रोल ही नहीं है, तो ओनली आंसर बी, कोर्ट करेगा अप्लाई। If the court is satisfied that the case pending before it involve the question as to validity of the act हो, ordinance हो, regulation हो, तो उसको डिसाइड करती है कौन डिसाइड करती है? हाई कोर्ट करेगी। नीचे वाली कोर्ट हाई कोर्ट पे भेज देती है। सेक्शन 114 ऑफ द CPC, any person considering himself aggrieved by the decree or order may apply for, 114 की बात कर रहा है। 114 में क्या होता है? रिव्यू होता है, अपने डिसीजन को खुद देखते हैं। रिवीजन का कौन सा ऑर्डर नंबर है अर्चना? रिवीजन, हाँ जी, कौन सा ऑर्डर है? 47। अरे ऑर्डर नहीं होता रिवीजन का, है या नहीं है? No, नहीं है sir. सर, नहीं है, 47 कहाँ से आ गया? रिव्यू है वो। हाँ, तो यही गड़बड़ होती है ना। 114 का
ऑर्डर नंबर किसके साथ जुड़ा हुआ है? ऑर्डर नंबर 47, रूल नंबर 1. An application can be filed for a review of the judgment. An application can be filed for review of judgment if रिव्यू की बात कर रहा है, डिसीजन खुद देखना. इफ द जजमेंट इज एरोनियस, इफ द एरर, अभी लिखवाया भी था आपको मैंने, यही बात लिखवाई थी, ठीक है. इफ द मैटर इज इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन रिक्वायरिंग एरिया नहीं, रिव्यू में तो सिर्फ ये आपसे गलती हुई है, दोबारा देख लीजिए. बी आंसर हो गया. An application for the review of an order or decree can be made. किसको होगी रिव्यू? सेम कोर्ट को होगी, किसको होगी? The court that made the order or pass the decree, जिसने खुद करा है. अरे एपिलेट कोर्ट में थोड़ी ना जाते हैं रिव्यू के लिए, फॉर एन एडवोकेट ऑफ द पार्टी. नहीं, ठीक है. सेशन जज लिख दिया, क्रिमिनल कोर्ट की बात कर दी. डी आंसर है. नाउ अ पिटीशन फॉर रिव्यू ऑफ द जजमेंट वुड लाई ओनली व्हेन, कब होती है रिव्यू? द पर्सन पार्टली ओबेड द जजमेंट. गलत. डिपॉजिट एंटायर, ये क्या बात हुई? ये वैसे कॉन्सेप्ट कहाँ छुपा है? कहीं पढ़ा है आपने डिपॉजिट एंटायर डिक्रीटल अमाउंट? कहीं पढ़ा है ये? हाँ जी यामिनी, हर्षना बताइए, कहीं आपने पढ़ा है ऐसा कॉन्सेप्ट कि भाई आपको अपील करनी है तो डिक्रीटल अमाउंट जमा कराइए? ये सर सीआरपीसी में तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, कहीं के भी बता दो, कोई भी मुझे एग्जांपल चाहिए. हाँ जी बिल्कुल ठीक बात. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में अपील करने से पहले डिक्रीटल अमाउंट जमा कराइए, कोर्ट ऑर्डर दे सकती है. हाँ जी 20% ऑफ द जो भी कोर्ट ने अमाउंट हाँ अवार्ड जी किया. ठीक है. सेक्शन भी याद रख लेना इसका. एनआई तो नहीं आ रहा वैसे? 148 नहीं सर. हाँ एनआई तो नहीं आ रहा अभी. राजस्थान में. राजस्थान में है ना, चलो कोई बात नहीं, आसान से ही है, कुछ है नहीं एनआई में. वही चैप्टर भी तो बता रखा है राजस्थान में शायद, आई गेस कि यहाँ से यहाँ तक होंगे. नहीं सर सारे होंगे, वो उसमें एमपी में था लिमिटेड. अच्छा एमपी वाला है वो लिमिटेड. एग्री पर्सन मे नॉट अप्लाई, लेकिन आते क्वेश्चन वहीं से है, इतना टेंशन मत लेना. कभी पूरा नेगोशिएबल को पढ़ना स्टार्ट कर दो. बट हाँ नेगोशिएबल की डेफिनेशन कहाँ दे रखी है वो पता होना चाहिए. कहाँ दे रखी है यामिनी? 6 हाँ जी 6 6 6 7 ऐसे ही कहीं है. उसके बीच में दे रखे है शायद, सेक्शन 13 या 14 है. एक बार चेक कर लेना, मेरे को हाँ भी माइंड सर, से निकल गया. ऐसे ही किसी हाँ हाँ सेक्शन सर. में. 13 या हाँ, ये 14 में, जनरली 2 में होती है सबकी इंटरप्रेट, 2 या 3 में होती है, उसकी 13 या 14 में. Agree person may not apply for the review of an order or the judgment of this of a civil court on one of the following ground. Agree person may not apply for the review of an order of the judgment of the civil court on one of the, किस ground पे नहीं करेगा, ठीक है. review decree order from which an appeal allowed. अपील अलाउड है तो कहां से रिव्यू कर लेगा वो? जब अपील है तो ऊपर वाली कोर्ट चेक कर लेगी ना. बट फ्रॉम विच नो अपील हैज बीन प्रेफर्ड. बिल्कुल आगे बढ़ते हैं. डिक्री ऑर्डर इज पार्ट इन द एब्सेंस ऑफ एग्री पार्ट पर्सन. नो इसमें लिखा है एग्री पर्सन में नॉट अप्लाई. अच्छा नॉट अप्लाई है, ठीक है, इसमें तो कर ही सकता है. डिक्री और ऑर्डर इज पार्ट इन द एब्सेंस ऑफ एग्री पार्टी, यही आंसर होगा. डिक्री और ऑर्डर फ्रॉम विच नो अपील इज अलाउड, रिव्यू लगेगा, बिल्कुल लगेगा इसमें भी. A decision or reference to the small cause court, बिल्कुल लग जाएगा. बट हाँ बी में नहीं लगेगा, नो अप्लाई, ठीक है, वहां अप्लाई नहीं होगा. बी आंसर है. अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग circumstances review of the judgment may not lie. review of the judgment may not नहीं lie करेगा. by a decree or order from which an appeal is allowed. appeal allowed तो appeal में जाइए ना, by this court but from which no appeal has been preferred. by a decree or order from which no appeal is allowed by this court. by a decision on the reference from the court of small cause court. डी आंसर है. अपील डिसमिस्ड हो गई, नॉट लाई. अपील डिसमिस, अपील के डिसमिस के केस में कोई रिव्यू नहीं लगेगा. नाउ जजमेंट कैन बी रिव्यूड ऑन द ग्राउंड ऑफ, किन ग्राउंड पे हो सकती है? जजमेंट कैन बी रिव्यूड ऑन द ग्राउंड ऑफ डिस्कवरी ऑफ न्यू, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये भी एक अच्छा सॉलिड ग्राउंड होता है. डिस्कवरी ऑफ न्यू एंड इंपॉर्टेंट एविडेंस एंड नॉट विद इन द नॉलेज, ठीक है. जब पार्टी ने कुछ मामला लगाया था, जब सूट इंस्टीट्यूट किया था तो उसके नॉलेज में नहीं था, लेकिन बाद में कुछ चीज निकल के आई है. और मिस्टेक ऑफ एरर ऑफ द फैक्ट ऑन द फेस ऑफ इट्स रिकॉर्ड, तो दोनों में हो जाएगा. तो आंसर इज सी. सेक्शन 100 ऑफ द 15 CPC, द हाई कोर्ट हैज द फॉलोइंग पावर ऑफ. 15 में क्या लिखा है? रिवीजन.
ठीक है, ये आंसर है। Which one of the following the CPC is clearly in the nature of the power to issue the rate of certiorari? Certiorari की बात क्या कर रहे हैं? Certiorari कहीं ना कहीं होता है नीचे वाले कोर्ट के डिसीजन को बुला के क्वेश कर देना, ठीक है, एम आई राइट? क्वेश कर देती है डिसीजन को। तो ये कहां पर हो सकता है? नीचे वाले कोर्ट को हम कहां करते हैं? रिवीजन में देखते हैं, ठीक है। 115, बाकी तो सेक्शन ये ऐसे डाल रखे हैं, रेजुडी काटा डाल दिया, कोई लॉजिक है? Now under section 115 of the CPC, non-existence of the jurisdiction vested in the court, ठीक है, jurisdiction पे होता है रिवीजन, vested in the जो jurisdiction उसके पास नहीं था, नॉन एक्साइज ऑफ दी जुरिडिक्शन, जो उसके पास जुरिडिक्शन था लेकिन कोर्ट ने एक्साइज नहीं किया, इरेगुलर जुरिडिक्शन बिल्कुल ठीक है, एक्साइज ऑफ जुरिडिक्शन नॉट वेस्टेड इन द कोर्ट, जो था नहीं वो एक्साइज कर दिया, तो तीनों में होता है डी। The nature of the revision under CPC is that nature of the revision में क्या करती है कोर्ट? नीचे वाले कोर्ट के डिसीजन को रिव्यू करेगी। इट अपीयर्स ऑपरेट एज अ स्टे, रुकता नहीं है मामला, ठीक है, लेकिन अगर जिस कोर्ट में आपने रिवीजन डाला है वो खुद रिवीजन के लिए यानी हाई कोर्ट को ऑर्डर देगी कि हाँ रोक दिया जाए तभी रुकेगा, तो आंसर होगा डी। इट शैल नॉट ऑपरेट एज स्टे ऑफ द सूट, रुकता नहीं है अगर आपने रिवीजन फाइल कर दिया है, और प्रोसीडिंग एक्सेप्ट where the such suit or proceeding is stayed by the high court, अगर हाई कोर्ट ही रोकेगी तभी रुकेगा, नहीं तो मामला चलता रहेगा। Once revision is made before the court, once the revision is made before the court under the code of CPC, it does not stay, ठीक है, shall not stay of the suit or the proceeding before the court except, लेकिन जब कोर्ट खुद ही रोकेगी where such suit or proceeding is stayed by the court, यानी कौन सी कोर्ट? अच्छा कौन सी कोर्ट रोकेगी? नीचे की कोर्ट रोकेगी, ऊपर की कोर्ट रोकती है हाई कोर्ट, हाई कोर्ट लगाएगा स्पेशली, ठीक है, हाई कोर्ट लगाएगा कि भैया अभी रुक जाइए, लेट मी डिसाइड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट। 113 में रिव्यू है? नो सर, 114 में। हाँ ये तो गलत है, सेक्शन 114 115 है, ये तो होगा नहीं, इसको तो इजीली कर ही लोगे आप। 113 रेफरेंस रिव्यू, ठीक है, बी आंसर है उसका। ये क्वेश्चन आते हैं ऐसे सेक्शन बेस्ड, ठीक है। चलो मिसलेनियस की तरफ मूव करते हैं जल्दी से, अभी हमारा सेक्शन आज कवर ही हो जाएंगे 158 तक, मिसलेनियस की तरफ मूव करते हैं। 116 से 158 तक मिसलेनियस है। Now which one of the following the CPC provide exemption of a certain woman को exempt करता है from the personal appearance in the court, कहां पर? सेक्शन 132 132, yes sir, subsection 1। अब कुछ और बोल रहे थे 152, चलो ठीक है कोई बात नहीं। और अगर वुमेन की बात करें, ऐसा कोई स्पेशल सा प्रोविजन कहाँ बना हुआ है? अभी हमने पढ़ा था सेक्शन 56 मनी और मनी डिक्री, ठीक है। अच्छा ये 132 में कौन सी वुमेन की बात की गई है? सर पर्दानशीन। पर्दानशीन, ठीक है, जो पर्दे में रहती है, ओके, लिखा नहीं है डायरेक्ट, ये याद रखना, लेकिन कॉन्सेप्चुअल वही है। आगे चलिए। Who among the following is not entitled to exempt personal appearance in the court? Personal entitled, who is not entitled to exempt, जिसको exemption नहीं मिली है, ये रूलर तो exempted है, चेयरमैन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल exempted है क्या? Yes sir। मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ठीक है, कलेक्टर साहब नहीं है, ठीक है, ये exempted नहीं है। The code of CPC exempt minister of the state, ठीक है, personal appearance in the court, ठीक है, बिल्कुल अपीयर नहीं होंगे, इनको exemption है। Does not exempt any person from the, ये होगा मेरे ख्याल से, does not exempt advocate of the personal appearance in the court, क्या लिखना है इसमें? exempt, अच्छा एक की बात पूछे कि इनको exempted है, म्युनिसिपल कमिश्नर फॉर द, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट ही आएगा, बाकी लोग exempted नहीं है, ठीक है, इजी सा क्वेश्चन है। Exemption from the personal appearance in the court is provided, कहाँ पे दे रखा है exemption? 133 है ना? उस लिस्ट को एक बार जरूर देख लेना, इस लिस्ट को जरूर देख लेना, जो दे रखे हैं हमारे 11 लोग हैं जिनको एग्जाम्प्ट किया हुआ है, ठीक है, लेकिन इन 11 से बात नहीं बनी थी, बाद में क्या करना पड़ा? अमेंडमेंट लाना पड़ा, किसमें? 135 सेक्शन में। फिर इसमें हमने करा एग्जाम्पशन ऑफ द मेंबर ऑफ एमपी और एमएलए भी एग्जम्प्टेड है या नहीं है? यस सर।
बाद भी लिखी हुई है 40 डेज बिफोर और आफ्टर मीटिंग, ठीक है, 40 डेज की बात की गई है। ऐसा नहीं है कि भाई कभी भी अरेस्ट नहीं होंगे, होंगे सिविल मैटर में 40 और 40 डेज बिफोर और आफ्टर नोटिस देना पड़ेगा ना। यस सर। आगे चलते हैं। हु ऑफ द फॉलोइंग एग्जम्प्टेड फ्रॉम द पर्सनल अपीयरेंस बिफोर द कोर्ट, कौन से एग्जम्प्टेड है? मीन और केंद्रीय मंत्री होता ही है, हाई कोर्ट का जैसे जज ऑफ हाई कोर्ट है, ठीक है, कभी डिस्ट्रिक्ट जज वाले भी आंसर लिख देंगे वो क्वेश्चन में, वो नहीं होंगे, तो डी है। Which section of the CPC grant exemption to the member of the legislature from arrest and detention? ये तो भी पढ़ा है, C 135A. Affidavit is to be filed in the court, के affidavit is to be filed in the court can be authenticated means नहीं नोटरी की बात कर रहा है कि कौन ऑथेंटिकेट करता है। इसमें नोटरी करती है, मजिस्ट्रेट साहब कर सकते हैं, जैसा भी 3 लोग है। ये आता है, रिपीट होता है कई जगह, कुछ पे कई बार आ चुका है। All orders and notice served on or given to any person under the CPC shall be in writing, लिखित में होगा, कोई भी नोटिस देंगे। ये कहाँ लिखा है? 142 में है, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। 142, ठीक है। Now does the CPC, does the civil court, trial court have the power of restitution? ट्रायल कोर्ट जब मामला चला वो रेस्टिट्यूट करा सकती है ऑन वेरिएशन द डिक्री और ऑर्डर, बिल्कुल कराएगी। had the pass the degree had the power। restitution कहाँ दे रखा है? सेक्शन 144, बहुत ही सिंपल है। चलिए, ऑन द रिवर्सल ऑफ द डिक्री विच सेक्शन, चलो कौन सा सेक्शन की बात करी है? 144 डायरेक्ट आ गया। Which one of the following section of the CPC embraces the principle of restitution? 144। What is the meaning of restitution? भाई अगर आपके पास, जब पहले वाले कोर्ट ने जो डिक्री पास करी है तो प्रॉपर्टी आपके पास चली गई, अब मेरे फेवर में आ गई है अपील के टाइम में, तो मेरे को वापस दीजिए, ठीक है। तो ये क्या होता है? रिस्टोरिंग टू पार्टी ऑन अ मॉडिफिकेशन, वेरिएशन, रिवर्सल ऑफ द डिक्री। सूट रेस्टोर नहीं होता, ध्यान रखना। रीएडजस्टमेंट ऑफ द क्लेम नहीं होता है। डिस्पोजिंग अ पर्सन, डिस्पोज कर रहा है तो गलत ही है। डिस्पोजेसिंग अ पर्सन इन ऑक्यूपेशन द सूट नहीं। Under section 140 of the CPC, court can enlarge the time not exceeding, कितने दिन का टाइम पीरियड एक्सटेंड कर सकते हैं? 30 days। अच्छा, WS में कितना टाइम पीरियड होता है मैक्सिमम? 90 days। क्या इस 90 days में 30 days इंक्लूड है? यस सर। बिल्कुल इंक्लूड होंगे, यानी 30 + 60 मिलता है टाइम, ठीक है, 30 + 60। वहां की बात कर रहा हूं मैं, ऑर्डर नंबर 8 रूल नंबर 1, ठीक है। लेकिन ये बात कर रहा है 148 में 30 डेज मिलेंगे मैक्सिमम। अच्छा, ये क्या है? फॉर द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट है या फिर किस चीज का है? ये 30 डेज किस चीज के हैं? किस चीज के मिल रहे हैं पार्टी को? किससे संबंधित हैं ये? सूट इंस्टीट्यूट करने के हैं क्या? बेरेट सर मत किसी भी देखो, मैटर के लिए जिसमें कोर्ट ने टाइम दिया हो, जी, किसी भी ऑर्डर के लिए। कोर्ट ने टाइम दिया है तो मैक्सिमम 30 दिन का होगा। इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट के लिए तो नहीं है। नो सर। बिल्कुल सही बात है। ये देखो आगे क्वेश्चन, टाइम फॉर द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट। अरे क्या कोर्ट टाइम बढ़ा सकती है क्या? 3 साल था ना आपके पास, चलिए एक काम करिए 5 साल में ले आना। कोर्ट कैन डू इट? आंसर इज नो, कभी नहीं कर सकती। ये प्रोविजन मैंडेटरी है। तो अब यहाँ पे लिखा है टाइम फॉर द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट कैन बी एनलार्ज बाय इन्वोकिंग द फॉलोइंग सेक्शन। 151 में हो जाएगा क्या? नो। मत देखिए, आंसर देख गया होगा, नहीं तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये ना। 151 में नहीं होगा। इनहेरेंट पावर में वो चीज नहीं कर सकती जो कानून के बिल्कुल अगेंस्ट चली जाए। इनहेरेंट पावर किस लिए होती है? इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस होती है, ना कि पूरे कानून को बदलने के लिए होती है। सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट किससे डील करता है? कॉन्डोनेशन ऑफ डिले, इसमें अपील और एप्लीकेशन, नॉट इन द सूट। 148 30 डेज, ओके गाइस। 30 डेज किस चीज में बढ़ाए जाते हैं? भाई जो कोर्ट टाइम देगी बस उसमें मैक्सिमम 30 डेज और दे सकती है, तो आंसर इज डी। Where any period is fixed or granted by the court for doing an act prescribed by the CPC, the court may enlarge such period। टोटल 30 दिन से ज्यादा नहीं बढ़ाएगी। चलिए आगे, केविएट जो है 148A में दे रखा है। केविएट क्या होता है कि सामने वाली पार्टी अगर कोर्ट में अपील में गई या उसने सूट कोई भी चीज फाइल करी है, देन द सेम सामने वाली पार्टी पहले नोटिस देगी, उसको बताएगी, ठीक है। बी आंसर हो गया, 148A में है। कितने दिन की वैलिडिटी होती है? 90 डेज की होती है, बहुत बार रिपीट हुआ है।
90 days फ्रॉम द डेट व्हेन इट वाज लॉज्ड, केवियट होती है जब लॉज होगी, ठीक है, तब से है वो 90 days. Caveat under the code of CPC may be lodged when any suit institute होता है, नहीं suit और proceeding कुछ भी हो सकता है, suit or proceeding instituted or about to be instituted. Answer is D. The lodging of a caveat under 148A of the CPC entitled the caveat to receive notice, बिल्कुल सही बात कर रहा है, notice मिलेगा, ठीक है. Makes the caveat or a party to the makes the caveat और पार्टी टू द सूट, ये क्या है, ये कहना चाहता है लॉजिंग ऑफ द केवियट. अच्छा, लॉजिंग ऑफ द केवियट पार्टी थोड़ी ना बनाता है, ये तो नोटिस की बात करता है, ए आंसर है. ओके, विच सेक्शन ऑफ द सीपीसी इनहेरेंट पावर 151, बहुत सिंपल सा. इनहेरेंट पावर में बी यूज्ड बाय द कोर्ट फॉर मीटिंग द एंड ऑफ जस्टिस, बिल्कुल ठीक बात है. वैसे प्रिवेंट द अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट, ठीक है. तो आंसर है डी, ओ सॉरी सी. ए और बी दोनों बात ठीक है. इनहेरेंट पावर किस किसके पास होती है, सुप्रीम कोर्ट के पास भी, हाई कोर्ट के पास है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास है या नहीं है. आंसर इज डी, कोई भी कोर्ट होती है इनहेरेंट पावर, एनी कोर्ट. इनहेरेंट पावर अंडर द सीपीसी मे बी एक्सरसाइज्ड बाय whom, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एज वेल एज द सिविल कोर्ट, कोई भी सिविल कोर्ट हो सकती है. Under the inherent power of the CPC, I mean the court जो है can pass order to refer the matter for mediation necessary for the end of justice and to prevent the abuse process of the court, बिल्कुल कर सकती है. For compelling the party to settle their dispute, ये जो चीजें करनी है ना, ये तीनों बातें जो लिखी है, दोनों बातें, ये कहाँ करेगी कोर्ट, बताइए जरा. 89 में करेगी, नॉट इन दी. अब मैंने आपको एक बात बताई थी, इनहेरेंट पावर क्या होती है, माना कि वो रामबाण है, लेकिन ऐसा नहीं है जब डायरेक्ट प्रोविजन दे रखा तो हर जगह 151 लगा दीजिए, ठीक है, समझ में आया. हर जगह नहीं चलेगा 151. 151 इसलिए बना है जहाँ कुछ और नहीं मिल रहा है, जहाँ ऑलरेडी डायरेक्ट तो वो करिए ना, विड्रॉवल ऑफ द सूट, कंपेल, तो जनरली कोर्ट ऑर्डर दे दे कि आप विड्रॉ कर लीजिए, बट इट इज अ प्लेंटिफ की मर्जी है विड्रॉ करे या ना करे, ठीक है. विड्रॉवल की बात कहाँ है, ऑर्डर नंबर कौन सा है, 23, रूल नंबर 1, कॉम्प्रोमाइज रूल नंबर 3. क्लरिकल और अरिथमेटिकल मिस्टेक 152, पावर ऑफ द कोर्ट टू करेक्ट क्लरिकल और अरिथमेटिकल मिस्टेक इन द जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर, किसी भी टाइम कर सकती है, बिल्कुल ठीक बात है. अपने आप करेगी बिल्कुल, या कोई पार्टी एप्लीकेशन लगा देगी एट any time may be exercised on the application by the any of the party. Answer is C. Who has a right to make an application for amendment, इसके पास अधिकार है amendments की application लगाने का. ऑर्डर दो कोई भी लगा सकता है, ठीक है, एनी पार्टी. कोर्ट सुमोटो भी कर सकते, ठीक, एनी पार्टी. 152 of the CPC empower the court to amend judgment, decree and order in respect of क्लरिकल और मैट्रिकल तो है ही, एक्सीडेंटल स्लिप और ओमिशन. आपको याद होगा डीजीएस का मेंस का क्वेश्चन आया था 20 नंबर का, हायर जुडिशियल सर्विसेज का मेंस, ठीक है. जनरल पावर टू अमेंड एनी एरर और डिफेक्ट इन द प्रोसीडिंग इन सूट वेस्ट इन द कोर्ट बाय वर्च्यू ऑफ, जनरल पावर अमेंड करने की कहाँ दे रखी है, 153 में है, ठीक है. 152 हर जगह मत लगा देना, जनरल पावर टू अमेंड है 153. Now which of the following deal with the power to amend decree or order where the appeal is summarily dismissed? Summarily dismissed अगर हो गया है तो ये आएगा आपका 153 का ए. इसकी आप हेडिंग याद कर लेना, ठीक है, अंदर तो पढ़ लोगे तो ठीक है, नहीं तो ये मार्जिनल हेडिंग ये जरूर पढ़ लेना एक बार. कोर्ट जो है ओपन कोर्ट होगी, प्लेस ऑफ द ट्रायल टू बी डीम्ड टू बी ओपन कोर्ट, कहाँ लिखा है 153 में लिखा है, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा जस्ट फॉर द प्रीलिम्स पर्पस. अच्छा, ओपन कोर्ट की अगर हम बात करें तो सीआरपीसी में कहीं है या नहीं है, 327. हाँ जी, बहुत ही बढ़िया, ठीक है, वहां पे जहाँ पे जनता आ जा सके 327. और यहाँ पर क्या है 153 का बी, 153 का बी, 153 का बी. ओके, याद करना है, कुछ चीजों को रट्टा भी मानना पड़ेगा.
अंडर सीपीसी द कोर्ट हैज नो इनहेरेंट पावर जुरिडिक्शन, नो इनहेरेंट जुरिडिक्शन नहीं होगा किस मामले में, सूट को रिस्टोर करना, डिसमिस फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ द कोर्ट फीस, इनहेरेंट है सूट को रिस्टोर करना, डिसमिस फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ द कोर्ट फीस, क्योंकि कोर्ट इसमें टाइम दे देती है, अगर नहीं पी किया तो इनहेरेंट पावर में कर सकती है। हैज नो जुरिडिक्शन, ठीक है, नो इनहेरेंट। अच्छा इसका कोई प्रोविजन है डायरेक्ट या नहीं है? टू रिस्टोर एन इलेक्शन पिटीशन, डिसमिस फॉर द डिफॉल्ट, नहीं करेगी। टू कंसोलिडेट सूट बेस्ड ऑन द डिफरेंट क्लेम, अच्छा एक चीज समझना, यहाँ लिखा है डिफरेंट क्लेम्स, क्या लिखा है यहाँ पे? डिफरेंट क्लेम। अगर यहाँ पे सेम सूट होता तो, सेम क्लेम्स होते तो, हाँ जी बताइए, तब कर सकती थी कोर्ट? बताइए जल्दी से। अगर एक मैटर ए ने, एक ए जो है वो वाइफ है, वाइफ ने रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट का जो सूट डाल दिया है वो दिल्ली में डाला है, हस्बैंड ने जुडिशियल सेपरेशन का डाल दिया है कहाँ पे? मुंबई में, तो दोनों को क्लब कर दिया जाएगा। कंसोलिडेट करेगी नहीं करेगी? हाई कोर्ट करती है, ये 151 में करती है हाई कोर्ट, कर देती है। तो इसको हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे डिफरेंट क्लेम्स लिखा, अगर सेम क्लेम्स होता तो हो जाता, सेम पार्टीज होता तो हो जाता, तो 151 में हो जाता है। तो उसका आंसर इसलिए डी है। सब चीज में इनहेरेंट पावर नहीं है कोर्ट के पास, क्लेम ही डिफरेंट है तो दोनों को कैसे जोड़ देगी? Now, when the proper court is not paid by the, when the proper court fees is not paid by the plaintiff, the court shall, court क्या करेगी? Shall grant time to plaintiff to pay deficient court fees, ठीक है, बी में ही कर देती है, ग्रांट करती है, ठीक है। ग्रांट करने के बाद अगर वो दोबारा विद इन टाइम नहीं पे कर रहा है तो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बी। चलिए खत्म हो गई हमारी। बाय एवरीवन, अपना मेहनत और तैयारी करते रहिए। सी यू टुमारो। ओके सर। ओके।